तो आज हम लोग देखेंगे माइटोसिस डिवीजन की किस तरीके से सेल डिवीजन। हम लोग इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? सेल डिवीजन पढ़ रहे थे। सेल डिवीजन के अंदर हम लोग 3 टाइप देखे हुए हैं। एक हम लोगों ने देखा हुआ है अमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा मियोसिस। माइटोसिस जो होता है वो होता है बॉडी के सोमैटिक सेल के अंदर। सोमैटिक सेल मतलब समझ पा रहे होंगे। सोमैटिक सेल का मतलब होता है जो हम जिन सेल से हमारी बॉडी पूरी की पूरी मिलके बनी है। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर क्या होने वाला है। आज हम लोग आगे इसके बारे में ब्रीफली देखते हैं। तो देखिएगा माइटोसिस, अगर मैं माइटोसिस की बात करूं, माइटोसिस तो इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, विभाजन। जैसा कि अगर आप इसका नाम देखें, इसका यदि आप नाम देखें तो इसके नाम से ही आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसमें लिखा गया है समसूत्री। समसूत्री, सम मतलब समान, सूत्री मतलब सूत्र, और विभाजन का मतलब बांटना, बंटवारा। यानी यहाँ पे बंटवारा, विभाजन का मतलब क्या होने वाला? बंटवारा। एक कोशिका बंटने वाला है 2 भागों के अंदर, यही तो होने वाला है जी। लेकिन कैसे होगा? समान सूत्र में। समान सूत्र का मतलब यहाँ पे ध्यान देना है, सूत्र का मतलब यहाँ से लिया गया है क्रोमोजोम से। किससे लिया गया है? क्रोमोजोम से। क्रोमोजोम आप जानते हैं? यस सर। ये किस फॉर्म में होता है? नॉर्मली क्रोमैटिन के फॉर्म में। लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोजोम में। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक सेल से जो भी कंटेंट, एक सेल के पास जो भी कंटेंट रहेंगे, इसके अंदर जब नया सेल बनेगा, जब नया सेल बनेगा तो उसके अंदर समान तरीके से बंटवारा होगा। समान तरीके से मतलब आधा पोर्शन ये पाएगा, आधा पोर्शन ये पाएगा। दैट मीन्स पूरा का पूरा सेम पोर्शन पाएगा। नहीं समझ में आया सर? मतलब ये कि मान लो इसके पास ये वाला जो सेल है, इस सेल के पास मान लो ये कोई चॉकलेट है। चॉकलेट ऐसे मान लेते हैं, चॉकलेट ऐसे होता है रॉड वाला टाइप में। ठीक है? अब एक चॉकलेट है तो देखो चॉकलेट इसके पास है तो इसका मतलब चॉकलेट इसके पास भी होना चाहिए और चॉकलेट इसके पास भी होना चाहिए। ये पेरेंट सेल है। क्या है? पेरेंट सेल इसको बोलते हैं। पेरेंट सेल मतलब अभिभावक, जैसे आप लोग माता पिता मान लीजिए। और ये उसके बाद जब सेल डिवीजन होता है तो उसके बाद मिलता है, मिलके जो बनता है उसको बोलते हैं डॉटर सेल। क्या है? ये डॉटर सेल है। तो माता पिता का जो सामान होता है उनके बच्चों पर मतलब उनके बच्चों का उनके सामान पर पूरा अधिकार होता है, पहली बात। और माता पिता का जो भी सामान होता है वह पूरा का पूरा सेम टू सेम वो सामान किसका है? बच्चों का है। यानी माता पिता के पास जो जो सामान है वो बच्चों के पास होगा। 100% श्योर है? बिल्कुल सर। लेकिन अगर मान लीजिए एक माता पिता है, उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, और उनके अंदर क्या होने वाला है? बंटवारा होगा। तो बंटवारा कैसा होगा सर? बराबर बराबर होगा। भाई माँ बाप अपने बच्चों को क्या किसी को कम या किसी को ज़्यादा थोड़ी ना मानते हैं, सबको क्या करते हैं? बराबर बराबर ही मानते हैं। तो यानी जब वो अपने सामान का बंटवारा करेंगे तो भी कैसे करेंगे? बराबर बराबर ही करेंगे। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए एक चॉकलेट है तो इस चॉकलेट को आधा इनको दे दिया जाएगा और आधा इनको दे दिया जाएगा। ठीक है? समझ में आ रही बात? जैसे अगर आप लोग जानते होंगे कि हमारे इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति है मुकेश अंबानी। अभी तो फिलहाल में गौतम अडानी भी थे। तो मुकेश अंबानी को आप लोग जानते होंगे। तो मुकेश अंबानी के फादर का नाम था धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी के 2 लड़के थे, एक थे मुकेश अंबानी और एक थे अनिल अंबानी। ठीक? एक धीरू भाई अंबानी के कितने लड़के? 2 लड़के, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी। तो जब धीरू भाई अंबानी की संपत्ति का बंटवारा हुआ तो सेम टू सेम संपत्ति उन दोनों को मिली। मतलब एक धीरू भाई अंबानी को भी उतना ही मिला और मुकेश अंबानी को भी उतना ही मिला। सॉरी, धीरू भाई अंबानी के लड़के अनिल अंबानी, उनको भी उतना ही मिला जितना मुकेश अंबानी को मिला। समझ पा रहे हैं? अगर मान लीजिए उनके पास उस समय धीरू भाई अंबानी के पास 100 रुपया था, 100 रुपये में से 50 रुपये किसको मिला? मुकेश अंबानी को, और 50 रुपये किसको मिला? अनिल अंबानी को। अब इन दोनों ने बाद में कैसा यूज किया वो उनके ऊपर है। मतलब देखिए, वही मुकेश अंबानी ने 50 रुपये को 500 रुपये के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यही अनिल अंबानी 50 रुपये का 25 रुपया कन्वर्ट कर पाए। दैट मीन्स 50 का 25 कर दिए, उसका भी आधा कर दिए। जबकि ये मुकेश अंबानी क्या किए? 50 का 500 कर दिए। समझ में आ रही बात? वो बात अलग है। लेकिन देखिए बंटवारा हुआ तो क्या हुआ? बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ? यानी चीज़ें बराबर बराबर गई। तो वही सेम टू सेम है, यहाँ भी सेम चीज़ें को क्या किया जाएगा? बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो बराबर बांटा कैसे जाएगा? मान लीजिए एक ही चीज़ है तो उसको कैसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको तोड़कर, यानी चीज़ों को क्या किया जाएगा? तोड़ तोड़ के बराबर बांटा जाएगा। तो समझ में आ गया? समसूत्री विभाजन में क्या होगा? समान तरीके से। अब यहाँ पे लिखे हैं सर क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम का मतलब क्या है?
तो इसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल में इस विभाजन के अंदर क्या होगा, समान तरीके से सामान का बंटवारा होगा, यानी सेल ऑर्गेनल्स का बंटवारा होगा। जो जो चीज़ें इनके अंदर है, आधा इसके पास जाएंगी, आधा इसके पास जाएंगे, ठीक है। बाद में ये सेल अपने आप को और परिपक्व करेगा, मैच्योर करेगा, तो सेम टू सेम किसकी तरह बन जाएगा, इनकी तरह, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे होता है ये, ओके। तो ध्यान देंगे, ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है यानी समसूत्री विभाजन जो होता है, वह पांच प्रकार से डिवाइड किया गया, यानी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरफेज, एक है प्रोफेज, एक है मेटाफेज, एक है एनाफेज, और एक है टेलोफेज। ध्यान देंगे, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला माइटोसिस कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, मतलब 5 तरीके से क्या बोलते हैं, 5 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। 5 तरीके की नहीं होती है, ये गलत फहमी मत रखिएगा कि माइटोसिस 5 तरीके की होगी, नहीं, वो माइटोसिस की जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट कितने भाग में होगा, 5 भागों में, यानी 5 तरीके के काम करेगा तब जाके माइटोसिस होगा, ठीक है। पहला वाला इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, चौथा एनाफेज, 5वां टेलोफेज, ठीक है ना। आया समझ में? अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है आई प्रे, इंग्लिश में ट्रिक है, आई प्रे मोर, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि आप टेलोफेज को पहले रख देंगे, एनाफेज को बाद में रख देंगे, मेटाफेज को, ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है और एक ऑर्डर रखा गया है, किस ऑर्डर में होगा। सबसे पहले क्या होगा, इंटरफेज, तब जाके प्रोफेज होगा, ऐसा नहीं पहले प्रोफेज हो जाएगा तब इंटरफेज में एंट्री करेगा, समझ में आ रही बात? ये एक सीक्वेंस है ये, कि किस तरीके से सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा। तो सबसे पहले इंटरफेज के बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज, और एनाफेज के बाद टेलोफेज। तो याद कैसे करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे, आई प्रे मोर एट टेम्पल, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। आई प्रे मोर, आई मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ, मोर प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, एट मतलब में, टेम्पल मतलब मंदिर में, मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, कहाँ पे, मंदिर में, ठीक है। तो आई प्रे मोर एट टेम्पल, तो क्या होगा, आई से हो जाएगा इंटरफेज, प्रे से पी से मतलब प्रोफेज, मोर यानी यम, मेटाफेज, एट यानी एनाफेज, टी मतलब टेलोफेज, ठीक है। सबका पहला अक्षर ले लेना है, कोई दिक्कत, सीक्वेंस याद रह जाएगा। जब आप 11th में फर्दर इसी सेल डिवीज़न को, फिर से आपको 11th के अंदर एक चैप्टर आता है बायोलॉजी के अंदर, सेल डिवीज़न, ठीक है। तो उसके अंदर जब पढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर इसी माइटोसिस को 2 पार्ट्स में तोड़ा जाता है। देखिए, मैं आपको थोड़ा अच्छे से चाहता हूँ समझा देना, क्योंकि आप समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। माइटोसिस प्रक्रिया फिर आपको मिलेगी 11th के अंदर बायोलॉजी में, ठीक है। और ये माइटोसिस 2 भागों में कंप्लीट होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इस कैरियोकाइनेसिस से भी पहले देखिएगा ध्यान से, नहीं ये मिस्टेक हो गया मेरा, यहाँ पे 2 तरीके से होता है, सॉरी ये मैं मिस्टेक है मेरी। माइटोसिस 2 पार्ट्स में होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। माइटोसिस 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटरफेज, और एक होता है आपका यम फेज। क्या होता है, एम फेज। इस इंटरफेज के अंदर होते हैं भाई 3 फेज। कितने फेज, 3। एक होता है G1, एक होता है यस, और एक होता है G2, ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। एम फेज के अंदर होता है बाबू, ध्यान देंगे, एम फेज के अंदर 2 टाइप होते हैं। एम फेज के अंदर कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, थोड़ा अच्छे से देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट्स के अंदर, 4। ये कौन कौन सा होता है, तो यही होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर होता है आपका टेलोफेज, ठीक है। अब सोचिए, ये जो मैं दिख रहा हूँ माइटोसिस के प्रकार, ये किसके अनुसार है, 11th के अनुसार, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखिए, ये आपको नॉर्मली पढ़ाया जाता है, बाकी डीप में जब पढ़ाया जाएगा तो ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऐसे होंगे माइटोसिस। इंटरफेज के अंदर 3 काम हो रहे होंगे, G1S, G2, फिर कैरियोकाइनेसिस। एम फेज के अंदर 2 हो रहे होंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो चलिए, कैरियोकाइनेसिस का मतलब मैं समझा रहा हूँ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का टूटना, और न्यूक्लियस के टूटने के साथ कितने काम होते हैं, इतने काम होते हैं, ठीक है।
और फिर आता है साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस यानी साइटो मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना उसका टूटना, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब काइनेसिस का मतलब ही होता है क्या, टूटना, ब्रेक, क्या होना, ब्रेक होना, ओके। तो अब मेरा काम यहाँ पे मैं आपको जितना डीप में इसको बता सकता था ये टाइप वाइप, तो ये तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं देखते हैं हो कैसे रहा होता है सेल डिवीज़न, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे लिए। ये टाइप वाइप तो उतना ज़रूरी है, बस ये दिमाग में रखना है कि अगर आप 11th के अंदर बायोलॉजी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको इस तरीके से मिलेंगे चीज़ें, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि इसके अंदर माइटोसिस ऐसे होता है, आप जब 11th में जाएंगे तो कहेंगे सर ने हमको बताया नहीं था, है यहाँ पे तो सेल डिवीज़न ऐसे होता है। मैं बताने के लिए ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरा टॉपिक इतना लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं, वहाँ एक चैप्टर है, ये हमारा केवल एक सिंगल टॉपिक है सेल डिवीज़न समझने के लिए। समझ में आ रही बात, ओके, इज़ दैट क्लियर। तो मैं इसको मिटा दूँ उससे पहले आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और 10 मिनट के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो इसको पहले आप फटाफट नोट करिए। तो देखिएगा, अब हम देखते हैं माइटोसिस इस टाइप से, ताकि आप इसको ही समझ लें इजीली, आसानी से आपका काम चल जाएगा, ओके। ठीक है, इंटरफेस के अंदर यदि मैं बात करूंगा तो इंटरफेस के अंदर से स्टार्टिंग होती है कहानी की। देखो भाई, करने क्या वाले हो तुम, सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में बांटने वाले हो, यही तो करने वाले हो। अब सभी चीज़ों के अंदर है क्या क्या, तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि मैंने लिखवाए थे, कम से कम 14, 15, 16 कंटेंट हैं सेल के अंदर, वैसे तो बहुत है तो, लेकिन मोटी मोटा आप ये जान लीजिए कि 14, 15, 16 कंटेंट हैं, ठीक है। अब एकदम आपकी नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए और शब्द मेरे आपके कानों के एकदम अंदर से माइंड को हिट करते हुए जाने चाहिए। दैट मीन्स आपका मेरी पूरी आवाज़ और मेरी पूरी बात आप समझ लें, ठीक है। और ये तभी संभव है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ओके। तो पहले समझिएगा इंटरफेस के अंदर क्या होता है। इंटरफेस के अंदर यह इसको बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज। इसको क्या बोला जाता है, प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज का मतलब होता है यहाँ पे जो सेल होता है वो अपने आप को तैयार करता है। मतलब सर, मतलब कि यहाँ पे सेल अपने आप को तैयारी कराता है किस चीज़ के लिए, ताकि वह क्या कर पाए, सेल डिवीज़न करा पाए अपने। मान लीजिए एक बात बताइए, एक आदमी को नौकरी चाहिए, क्या चाहिए, नौकरी। तो एक बात बताइए, नौकरी के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो क्या वो सुबह उठा, सोया था, सुबह उठा, आया, एग्ज़ाम दे देगा तो नौकरी मिल जाएगी? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए उसे कई महीनों तक, कई सालों तक क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम के लिए। यानी इस एग्ज़ाम को देने के लिए उसको कई दिनों तक क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन। जब वो पूर्ण रूप से प्रिपरेशन कर लेगा तब ना जाके एग्ज़ाम देगा। तो वैसे ही सेल डिवीज़न का कहानी स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ से प्रोफेस से स्टार्ट होगा सेल डिवीज़न, मतलब मेन काम यहाँ पे होगा। लेकिन इंटरफेस के अंदर क्या करेगा, वो प्रिपरेशन करेगा। क्या करेगा, प्रिपरेशन। क्या करेगा, प्रिपरेशन। क्या करेगा, प्रिपरेशन। समझ में आई बात? यानी यहाँ पे अपने आप को तैयार करेगा सेल कि अब हमको क्या करना है, अपने आप को डिवाइड करना है। तो कैसे करेगा, तो एक्चुअल में करता क्या है, वो अपने आप की साइज बढ़ाता है। अपने आप का क्या बढ़ाता है, साइज, यानी ग्रोथ। अपने अंदर क्या करता है, ग्रोथ करता है। अपनी मैच्योरिटी बढ़ाता है, यानी मैच्योर होता है। सभी चीज़ें जो उसके अंदर, मान लीजिए सभी ऑर्गेनल्स है ना, उनको खूब बढ़िया से पकाता है, जैसे हर चीज़ें क्या हो जाए, एकदम परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, कोनो डिफॉल्ट ना रहे। जैसे ऐसा ना हो कि माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से हमारा वर्क नहीं कर रहा है, है सही में, और हम सेल डिवीज़न कराएंगे तो अगले वाले में भी नहीं वर्क करेगा, तो खराब हो जाएगा ना वो। तो अगला जो सेल बना हो तो खराब रहेगा, क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सब तरीके से मैच्योर कर लेता है और चेक कर लेता है कि मेरा सब का सब जो ऑर्गेनल्स है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो इंटरफेस के अंदर क्या करने वाला है सेल, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ। एक सेकंड रुक जाएगा, लाइट थोड़ी चली गई है। हाँ, तो आगे देखेंगे। थोड़ी लाइट चली जाने के कारण ये थोड़ी बहुत दुविधाएं हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रिपरेशन फेज है, इसके अंदर क्या करता है, वो चेक करता है कि कहीं खराबी वराबी तो नहीं है, ग्रोथ करता है। यहाँ पे देखना, ग्रोथ करने का मतलब क्या है, वह जो सेल ऑर्गेनल है उनको डबल करता है। यार ध्यान देना, डबल करता है। मतलब ये कि जैसे कि लाइसोसोम है ना, तो अब सुनना ध्यान से, लाइसोसोम है तो लाइसोसोम को ये क्या करना स्टार्ट करेगा, डबल कर देगा। लाइसोसोम को क्या कर देगा, डबल क्यों करेगा, क्योंकि इसको दो भागों में बांटना है ना भाई, 1 और 2 भागों में बांटना है कि नहीं बांटना है। तो ये क्या करेगा, उनको डबल करेगा। उनको क्या करेगा भाई, डबल करेगा। डबल कैसे करेगा, तो पहली चीज़ तो सबसे पहला ध्यान से सुनना कैसे डबल होता है। इस डबलिंग को भी समझो तुम लोग, नहीं तो समझ नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी।
डबलिंग का काम ऐसे होता है कि सबसे पहला सेल क्या करता है, ग्रोथ करता है। क्या करता है, ग्रोथ करता है। और जब वो ग्रोथ कर रहा होता है तो एक धागे का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल फाइबर। क्या होता है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर भी बनता है। ओके, ग्रोथ यानी बड़ा कर रहा है, अपनी साइज को बड़ा कर रहा है। यानी लाइसोसोम इतना छोटा था तो लाइसोसोम की ग्रोथ हुई, इतना बड़ा हो गया। और फिर ये क्या बन जाएगा, ये धागा बन जाएगा तब तक स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, ये स्पिंडल फाइबर इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, लपेटा जाएगा। क्या हो जाएगा, लपेटा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, गुब्बारे को आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए कोई गुब्बारा फुला हुआ गुब्बारा है और उसको ऐसे मोड़ दीजिए, मोड़ेंगे ना, या धागा लाके वहीं पे बीच में क्या कर दीजिए, बांध दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाता है, इनके ग्रोथ करने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है तो क्या कर देता है, बराबर साइज में, जैसे इतना छोटा था ना तो इतना छोटा, अब 2 पार्ट हो गया। देखो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद अब क्या कर देगा, आधा आधा करने के लिए क्या करेगा, ये धागे का निर्माण किया जाता है स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर चारों ओर से क्या हो जाता है, लपेटा जाता है। लपेटा जाने से क्या हो जाएगा, आधा आधा होगा कि नहीं होगा, अभी टूटा नहीं है, अभी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पिंडल फाइबर में। स्पिंडल फाइबर से क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस धागे के चारों, ये धागा चारों ओर से इनको बांध देगा और बांध करके क्या कर देगा, इनकी साइज को आधा आधा करेगा, टूटा नहीं है। ओके, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। तो यही होता है प्रिपरेटरी फेज के अंदर, सबसे पहला काम तो ये होता है, प्रिपरेशन कर रहा होता है, पहले बड़ा कर रहा होता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण कर रहा होता है। ओके, देखो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, तो प्रोफेज के अंदर मेन काम होता है, प्रोफेज के अंदर जो होता है, जो आपका, अच्छा इसके अंदर एक काम और होता है, प्रिपरेटरी फेज के अंदर एक काम और होता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रिपरेटरी फेज के अंदर एक काम और होता है कि जो डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए, ये डीएनए का रिप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। क्या होना स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब फोटोकॉपी। क्या होना स्टार्ट होता है, फोटोकॉपी। किसके अंदर, प्रिपरेटरी फेज के अंदर। यो तो डबल बनाना पड़ेगा तभी तो होगा, नहीं समझे सर, पहले यहाँ तक समझे। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तभी क्रोमेटिन। डीएनए की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, क्रोमेटिन की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली क्रोमेटिन की बात हो जा रही है, और क्रोमेटिन की बात होगी तभी काम चलेगा, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, क्रोमेटिन मतलब एक धागा है ना, जो बिखरा हुआ है, वही तो क्रोमेटिन है। अब डीएनए क्या कर रहा होगा, जैसे कि डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा, फोटोकॉपी, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर डीएनए फोटोकॉपी बनाएगा नहीं तो जो नया सेल बनेगा उसके अंदर भी तो डीएनए चाहिए। मेन कौन होगा, डीएनए ही तो होगा, बिना डीएनए के तो काम चलेगा नहीं। आएगा समझ में भाई, सेल की आइडेंटिटी कौन है, डीएनए ही तो है। डीएनए नहीं रहेगा तो सेल बनेगा ही नहीं, कि किस टाइप से सेल का स्ट्रक्चर होगा कौन डिफाइन करेगा, डीएनए ही करेगा। अब इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2 सेल के अंदर जाने वाला है, तो एक बात बताओ, उतनी ही संख्या नहीं चली जाएगी, दोनों के अंदर बराबर बनाना है, मतलब दोनों के अंदर बराबर देना है। ध्यान देना, सेल डिवीजन के अंदर एक तो दोनों को बराबर देना है, यानी यहाँ जितना चीज जाएगा उतना ही चीज यहाँ जाएगा। और एक और जिम्मेदारी रहती है कि इसके अंदर भी वही चीज़ें जानी चाहिए, या उतनी ही बड़ी चीज़ें जानी चाहिए, या उतनी ही चीज़ें जानी चाहिए जितना इसके पेरेंट सेल के पास थी। 2 काम हो रहा है, तो बराबर जाना चाहिए और उतना ही जाना चाहिए जितना इसके पास था। समझ में आ रही बात, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो देखेंगे माइटोसिस यानी समसूत्री को मैं बता रहा हूँ जो, इसको समझेंगे आप लोग। जैसे इसके अंदर मैं जो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन, उससे पहले मैं बोला ना, एक बार थोड़ा अच्छे से सुन लो। होगा क्या कि इसके अंदर 2 काम होंगे। पहला काम तो एक तो बराबर बंटवारा होगा, बराबर, और उतना ही चाहिए कंटेंट, यानी उतनी ही चीज़ें चाहिए जितना कहाँ थी, पेरेंट सेल में थी। यानी 2 काम होंगे, बराबर तो चाहिए ही चाहिए, एहू सेल को एहू सेल को। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 10 ठो अगर इसमें था तो 10 ठो एहुम होगा, 10 ठो एहुम होगा। अगर 50 ठो एमन था तो 50 ठो एहुम होगा, 50 ठो एहुम होगा। अब थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, मैंने बोला था ना कि अगर 10 ठो अगर इसमें है तो 10 एहुम चाहिए, तो 10 एहुम चाहिए, तो ऐसे कैसे हो पाएगा, 5 बचे ना आता, नहीं समझे सर। अगर भाई बराबर बंटवारा करूंगा मैं तो 10 का 5 आना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 10 इसमें आएगा, 10 इसमें आएगा, तभी तो इसके जैसा बनेगा। ये अगर कम होगा तो फिर इसके जैसा नहीं ना बनेगा। इकर बराबर वाला है, ई माइटोसिसवा क्या कराता है, माइटोसिसवा के अंदर क्या होता है कि जो कंटेंट है वो सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका 10 है तो 10 है होना चाहिए। तो इसीलिए जो डीएनए है वो डीएनए क्या करता है, फोटोकॉपी करता है। यानी मान लो अगर तुम्हारे पास 10 पेज है, 10 पेज है, 10 पे क्वेश्चन पेपर है, 10 पे क्या है क्वेश्चन पेपर, और तुम्हारे दोस्त को भी क्या चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो क्या 5 नहीं ना, वो 10 के 10 देने पड़ेंगे उसको। तो 10 के 10 कैसे दोगे तुम, फोटोकॉपी कर लो। फोटोकॉपी करने से क्या फायदा, एक तो तुम्हारे अंदर एक तो तुम्हारे पास रह जाएंगे 10 ठो, और 10 तुम्हारे दोस्त के पास चले जाएंगे। तो देखो अभी अगर मैं मोटा तुमको समझा दूं ना, तो एकदम बेसिक चीज समझो। स्पिंडल फाइबर आधा आधा कर रहा है, बराबर बराबर तो कर रहा है,
लेकिन जहाँ बड़ा मान लो डीएनए को नहीं ना तोड़ के आधा आधा कर देगा, डीएनए को तो नहीं ना कर सकता। जहाँ तोड़ना है, जहाँ तोड़ के आधा आधा करना है वहाँ स्पिंडल फाइबर कर देगा। और जहाँ पे टूट नहीं सकता, जैसे कि डीएनए को ऐसा थोड़ी ना कि दुपट्टा है 2.2 मीटर का तो क्या आधा आधा 1.1 मीटर उनके 1.1 मीटर उनके दे देंगे, नहीं 2.2 मीटर का एमन है तो अगले वाले में 2.2 मीटर का होगा। क्या हो गया भाई? चलिए ठीक है, देखिएगा नहीं पीछे वाले दोनों लोग जो है देखिएगा 2.2 मीटर का है तो 2.2 मीटर इसमें है तो अगले वाले में भी 2.2 मीटर, अगले वाले में भी 2.2 मीटर, यानी इसको तोड़ नहीं सकता। तो इसको जब तोड़ नहीं सकता तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फोटोकॉपी करना पड़ेगा, सेम टाइप का दुपट्टा लेके आना पड़ेगा जो 2.2 मीटर एमन हो, 2.2 मीटर इसमें हो। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, समझ में आई बात? तो इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन, क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा सकता इसलिए इसका फोटोकॉपी हो रहा है। डीएनए हमेशा क्या करता है बाबू? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी करके वो चीज़वा डालता है या वो चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक डालता है जो उसके अंदर है। फोटोकॉपी किस चीज़ का हो रहा होगा कि मेरा सेल जो है, जिस बॉडी का सेल है वो ये ऐसे दिखा रहे थे कि मेरा बाल कैसा है, आँख कैसे है, तो सेम टू चीज़ों का क्या कर रहा है? फोटोकॉपी कर रहा है। क्या कर रहा है? फोटोकॉपी, ताकि अगला जो सेल बने उसके अंदर सेम कैरेक्टर हो जैसे मेरे अंदर है। क्योंकि अगला वाला सेल बोला है, देखो हम वही शर्त पे रहेंगे कि अगर तुम्हारे जैसा मेरे पास कंटेंट रहेगा, जितना तुम्हारे अंदर उतना मेरे पास भी रहेगा। है सुनिए, जितना चीज़ तुम्हारे पास है उतना चीज़ रहना चाहिए, जितना है इन 10 है तो 10 रहना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो किसका फोटोकॉपी होता है और किसको तोड़ा जाता है? तो बाकी चीज़ों को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। लेकिन फोटोकॉपी किसका होता है? डीएनए का। डीएनए का क्या होगा? फोटोकॉपी। क्यों होगा? ताकि क्या हो, उतना ही है जितना पेरेंट के अंदर है। और स्पिंडल फाइबर यानी धागे का क्यों प्रयोग किया जाता है? ताकि बराबर बराबर मिले। आधा आधा कर देगा तो बराबर बराबर मिल जाएगा। चॉकलेट वाला सिस्टम जो लगाए थे हम लोग किसके लिए लगाए थे? स्पिंडल फाइबर वाले में। लेकिन डीएनए को हम तोड़ नहीं सकते इसलिए उसका क्या करते हैं? फोटोकॉपी। ठीक है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो इंटरफेस में समझ में आ गया। इस इंटरफेस के अंदर सभी लोगों का ग्रोथ हो जाएगा। सभी लोगों में ध्यान देंगे किसका किसका ग्रोथ हुआ है। तो जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर थी, जो भी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर थी उन सबका क्या हो गया है? ग्रोथ हो गया है। उन सबका क्या हो गया है? ग्रोथ। किसका किसका? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि क्या बोलते हैं राइबोसोम हो गया, फिर जैसे कि लाइसोसोम हो गया, जैसे कि वेकल्स हो गया, है समझ में? जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। इन सब चीज़ों का क्या हो गया है? डबलिंग हो चुका है। ठीक है, डबलिंग हो चुका है। डबलिंग कैसे हुआ समझ में आया ना? स्पिंडल फाइबर ने उसको धागा बांध दिया है, धागा बांध दिया है और उसको क्या कर देगा? आधा आधा कर लेगा अपने बाद में। लेकिन अभी फिलहाल में क्या हुआ? ग्रोथ हुआ है, अभी टूटा नहीं है। मैंने क्या बोला? धागा बंध गया है, बड़ा हो गया है, बड़े होने के बाद धागा बंध गया, टूटा नहीं है। टूटेगा बाद में, टूटेगा बाद में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? आगे बढ़ूँ मैं। अब आता है मेरा प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है भाई? देखो साइटोप्लाज्म का तो खेल खत्म है। अब मेन काम कहाँ चल रहा होगा? मेन मेरा क्या है? डीएनए है ना? डीएनए, हाँ डीएनए है, क्रोमेटिन है ना, ये मेरा मेन है। अब इस पे काम चल रहा होगा, बाहर वाला काम खत्म। अब अंदर आते हैं हम लोग। अब अंदर कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर। तो अब प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक किसके अंदर काम चल रहा होगा? न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि बहुत मेन चीज़ कौन है मेरा? डीएनए, क्रोमेटिन। अगर इसके अंदर भैया चेंज प्रॉब्लम आई तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर स्टार्ट होता है प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक। प्रोफेज में क्या होगा? तो देखो सबसे पहला चीज़ तो यहीं पे क्या हो गया था? डीएनए का फोटोकॉपी हो गया था। डीएनए का क्या हो गया था? फोटोकॉपी। डीएनए का फोटोकॉपी हो गया था। कोई दिक्कत नहीं सर, डीएनए ने फोटोकॉपी बना लिया था। अब जो डीएनए फोटोकॉपी करेगा दैट मीन्स क्या बन गया? वो क्रोमेटिन जो पहले उभरा क्या हुआ था, बिखरा हुआ था, वो एकदम क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड। कंडेंस्ड मतलब खूब अच्छे तरीके से बिटर जाएगा। बिटुरने के बाद क्या होगा? बिटुरने के बाद क्या होगा? वो एक क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। मैंने बताया था क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब। और सेल डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? प्रोफेज से हो रहा है। मतलब इंटरफेज में तो उसने प्रिपरेशन किया है, मेन काम कहाँ से होगा? प्रोफेज से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम प्रोफेज से एक डायग्राम बना के समझ लेते हैं। ठीक है, बोले इसमें कोई दिक्कत है? क्या हुआ इंटरफेस के अंदर? प्रिपरेशन किया गया है, ग्रोथ हुई है। क्या हुई है? ग्रोथ। क्या होता है माइटोसिस के अंदर? तो माइटोसिस के अंदर होता है कि बराबर बनाना एक तो, और दूसरा उतना बनाना जितना पेरेंट के पास है। क्या उतना बनाना? उतना में याद रखना क्रोमोसोम की बात कर रहा है। उतना की जब भी बात करेगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन मतलब डीएनए। यानी उतना ही डीएनए होना चाहिए जितना इसके पास होना चाहिए। मैंने इससे भी पहले बोला है कि क्रोमोसोम की अगर बात करूँ तो मैं कितने होते हैं? 46 होते हैं कि नहीं होते हैं ह्यूमन के अंदर? 46 होते हैं ह्यूमन के अंदर।
46 ठो, इसका मतलब 23 जोड़ा, तो 23 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा अगले वाले में भी होना चाहिए। दैट मीन्स इस वाले, मान लीजिए ये पेरेंट सेल है, तो इससे बनेगा ये, इससे बनेगा ये, तो इसके अंदर भी कितना होना चाहिए 46, इसके अंदर भी 46, और इसके पास भी कितना है 46। तो एक बात बताओ 46 ठो है तो 46 बांट पाएगा नहीं, तो इसीलिए क्या करता है ये फोटोकॉपी। फोटोकॉपी से क्या कर लेता है 92 ठो बनाएगा, बाद में आधा एमन चला जाएगा आधा एमन, ठीक है ना। अब यहाँ फिर से देखना, जब ये 92 हो जाएगा, यही काम होगा, 92 होगा तो फिर स्पिंडल फाइबर इनको 46 में कर देगा। भाई स्पिंडल फाइबर क्या करेगा आधा आधा, स्पिंडल फाइबर को क्या लिख दो आधा आधा करने का काम करेगा। ऐसा धागा है कि जब क्या करेगा फंसा के आधा आधा कर देगा, तोड़ के आधा आधा, समझ भाई बात। तो बराबर करने का काम स्पिंडल फाइबर का, किसका काम है स्पिंडल, यानी आधा आधा करने का काम, ओके। और उतना ही की बात कर रहा है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब 46 तो चाहिए, 46 मतलब ह्यूमन के अंदर 46 होता है, तो 23 जोड़ा। मान लीजिए पेरेंट सेल है, इसके अंदर कितना होगा 46, तो ऐसे लोग हमारे अंदर कितना होना चाहिए 46, इसके अंदर भी 46, तो भाई 46 तो 92 हो गया ना, 46 तो 92 कैसे करेगा, तो इसीलिए क्या करता है फोटोकॉपी। तो यहाँ पे डबलिंग करने का काम कैसे होगा डीएनए का फोटोकॉपी से। अब बाकी जगह डबलिंग का मतलब क्या होगा बड़ा होगा और स्पिंडल फाइबर उसको आधा आधा कर देगा, ओके इज दैट क्लियर। बस हम लोग क्रोमोसोम को बांटने का कहानी समझ लेंगे ना, तो बाकी हमने खत्म कर लिया है, ओके कोई दिक्कत। अच्छा इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, मान लो यहाँ पे ज्यादा मात्रा में तब डीएनए चाहिए कि नहीं चाहिए, फोटोकॉपी करने का मतलब ज्यादा मात्रा में डीएनए चाहिए, तो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है इंटरफेस के अंदर हो जाता है। बहुत सारे प्रोटीन भी चाहिए, भाई नया सेल बना रहे तो अंदर प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ेगी, आरएनए की जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों का काम कहाँ हो जाता है इंटरफेस के अंदर। यानी जितना भी नया नया चीज बनाना है ना, वो काम कहाँ हो जाएगा इंटरफेस में, और टूटने का काम कहाँ स्टार्ट होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कोई दिक्कत। तो ये 4 फेजेस को मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ तक आपका एकदम डिटेल कंफर्म होना चाहिए। कंफर्म है, ओके इसको डन करते हैं, इसको सेव करिए।